आजकल आपके पास जो लड़कियां आती हैं वो क्या चेंजेस चाह रही होती हैं, उनकी क्या डिमांड होती है? आजकल का ट्रेंड ज़्यादातर है स्लीक लुक में, चिजल जॉ लाइन। जिनकी ब्रेस्ट थोड़ी हैवी है वो ब्रेस्ट रिडक्शन कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है वो आप इम्प्लांट से करें, वो आप फैट से भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी। सिलिकॉन किसी का अगर किसी ने इम्प्लांट करवाया हुआ है और वो लीक हो जाए, वो कितना डेंजरस हो सकता है? फिर बहुत कम, बहुत ना होने के बराबर कभी ये रिपोर्ट हुआ है। दे आर वेरी कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स आर दे गिव यू मोर इन्हांस्ड लुक, अच्छा डिज़ायर्ड लुक होती है, एकदम आपकी पूरी लुक बदल जाती है। इंसान अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो वो कितनी देर तक लास्ट करती है? अगर आपने फेस की सर्जरी कराई है तो आप 10 से 15 साल छोटे हो जाते हैं। फिलर्स ऑब्वियसली हर 6 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड। अगर आप फेस लिफ्ट सर्जरी को काउंटर करने के लिए सिर्फ उसको भर रहे हो अंदर, तो वो आपका सिर्फ पफी फेस लगता है। राखी सावंत की उन लोगों ने अपनी बॉडी में क्या क्या इन्हेंसमेंट के लिए ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं? जो चीज़ डिसेंड कर दी उसको आपने पुल करना होता है। अगर आप उसको पुल करने की बजाय आप फिलिंग की कोशिश करते हैं, ओवर फिल करने की, ताकि वो लिफ्ट हो जाए, उससे आपको ओवर फिलिंग आती है। हॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जिनके सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई हुई हैं और वो बहुत ही हॉरिबल उनका लुक लगता है। फिलर्स जहाँ नीडेड है वहाँ पर करें। लिप फिलिंग के लिए इज अ गुड ऑप्शन, बट इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू जस्ट लिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा डॉक्टर, हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी आजकल हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। हर इंसान इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहा है। जिसको देखो प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहा है या अपने फेस का कुछ ना कुछ या बॉडी का कुछ ना कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज की प्लास्टिक सर्जरी में और पहले की प्लास्टिक सर्जरी में क्या डिफरेंसेस हैं? ऑल्सो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं राखी सावंत की, तो उन लोगों ने अपनी बॉडी में क्या क्या इन्हेंसमेंट के लिए ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे, क्योंकि उनका फेस अगर देखा जाए ना तो उनका फेस इतना उस तरह से नहीं लगता जैसे अभी की एक्ट्रेस अपने साथ करवा रही हैं जो भी प्रोसीजर्स ले रहे हैं। तो राखी का अगर फेस की बात की जाए तो बहुत ही पफीनेस और उनकी चिन जॉब भी नहीं ठीक से हुई हुई, नॉज जॉब भी मतलब ओकेश ओकेश। तो इसकी क्या वजह है? दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। उसकी वजह ये है, अगर देखें कि राखी सावंत का जो फेस है वो थोड़ी सी ऐसे लगता है कि स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, स्वेल फेस है, पफीनेस है उसमें बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न जो एज प्लास्टिक सर्जन हमें समझ आता है कि आपको मैं बताऊं कि विद एज आपकी डिफरेंट फेस की लेयर्स होती हैं। हमारी स्मैश लेयर वो डिसेंड करती है, जिसकी वजह से हमारी नेज़ोलेबियल फोल्ड की डीपनिंग और जाउलिंग होती है। और इसके अलावा हमारे लिगामेंट लेग्स कर जाते हैं, हमारी जो फैट है वो डिप्लीट कर जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है। अगर आप उसको उसी तरह डील नहीं करते, जैसे जो चीज़ डिसेंड कर दी उसको आपने पुल करना होता है। अगर आप उसको पुल करने की बजाय आप फिलिंग की कोशिश करते हैं, ओवर फिल करने की, ताकि वो लिफ्ट हो जाए, उससे आपको ओवर फिलिंग आती है। यूजुअली जब फिलर्स स्टार्ट हुए थे तो कुछ ml ही कहा जाता था कि आपने फेस पे जस्ट फॉर द कंटूरिंग है, जहाँ थोड़ी ज़रूरत है लिप्स में, इस तरह के एरियाज में वहाँ करते थे। लेकिन अगर आप फेस लिफ्ट सर्जरी को मतलब काउंटर करने के लिए सिर्फ उसको भर रहे हो अंदर, तो वो आपका सिर्फ पफी फेस लगता है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, दे वर वेरी मच अफ्रेड बिकॉज दे डोंट वांट चौड़ा फेस, क्योंकि आजकल इट्स नॉट ट्रेंडिंग। सो जहाँ पर जैसे अगर आपकी डिसेंट हो गई है अंडरलाइंग स्मैश लेयर, तो आपने उसको पुल करना है। द सर्जन शुड नो दैट। और उसको आप थ्रेड से कर सकते हो, और बेस्ट ये है कि आप उसको फेस लिफ्ट से करो। और फिर जहाँ वॉल्यूम डिप्लीट है आपका फैट से, फैट क्योंकि डिप्लीट हो जाती है ना विद एज, आप उसको फिल करो। उसमें भी फिलर कर सकते हैं, और उससे अच्छी ऑप्शन फैट ग्राफ्टिंग की होती है बिकॉज इट्स लॉन्ग लास्टिंग। सो आई गेस दिस इज़ द रीज़न कि उसकी जो फेस है वो इतना थोड़ा सा पफी और डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा। yes. अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उनके फेस पे कुछ इस तरह के प्रोसीजर अब हो सकते हैं जिससे उनका फेस बेहतर दिखे या दोबारा नॉर्मल वाला फेस हो जाए, या अब जो जिस तरह हो चुका है अब वैसा ही रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ट्रीटमेंट्स तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ले लिए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उनका बिगड़ भी जाते हैं। अब हॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग हैं जिनके सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई हुई हैं, उनके
फीचर्स ही बदल चुके हुए हैं और वो बहुत ही हॉरिबल उनका लुक लगता है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ, क्या ये ठीक भी हो सकता है? ओके, दैट इज़ द मैजिक ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, सबसे पहले तो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो चुकी है and you want to do the facelift surgeries, you want to rectify what you have done with your face, उसमें प्लास्टिक सर्जन्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमारे जो प्लेन्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए होते हैं और फाइब्रोसिस होती है अंडरलाइंग बिकॉज मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की वजह से, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस, बट स्टिल इट कैन बी डन विद मेटिकुलस टेक्निक्स। एंड आप इसको जैसे फेस है उसके लिए आप डिफरेंट और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स जहाँ नीडेड हैं वहाँ पर करें, सही है। आपके कुछ 1 ml आप यूज़ कर सकते हैं लिप फिलिंग के लिए। लिप फिलिंग के लिए इज़ अ गुड ऑप्शन, बट इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू जस्ट लिफ्ट। और बाकी बात की जाए तो बॉडी कंटूरिंग में अगर आप देखें अबाउट राखी सावंत, ठीक है, उसमें she has undergone breast implants most probably, and उसमें our new generation usually see these celebrities and they go for breast augmentation, एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है वो आप इम्प्लांट से करें, वो आप फैट से भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी। ठीक है, उसमें आपने ये देखना होता है कि अगर एक बहुत थिन लीन लड़की हमारे पास आ गई है एंड शी वांट्स कि मुझे आप ब्रेस्ट फिलिंग कर दें, लाइपो फिलिंग कर दें, फैट ट्रांसफ़र कर दें, और उसमें अपने में फैट नहीं है, तो वी कैन नॉट डू दैट। सो द ऑप्शन लेफ्ट इज सिलिकॉन इम्प्लांट्स। सिलिकॉन इम्प्लांट्स गिव यू मोर enhanced look। अगर आप ज़्यादा कप साइज चाहते हो तो सिलिकॉन इम्प्लांट से हो सकता है। फैट ग्राफ्टिंग, लेकिन क्या ये भी इसमें भी करवाने में खतरा होता है? इसमें एज एन फैट ग्राफ्टिंग में तो बिल्कुल खतरा नहीं, बिकॉज सिर्फ बॉडी फ्रेंडली आपकी ही जो बॉडी से फैट लेके लाइपोसक्शन करके उसे प्रोसेस करके चेस्ट में डाल दिया जाता है, ब्रेस्ट में। एंड ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, जितना टेक हो जाता है उतना ही रहता है। Okay. लेकिन उससे इतना साइज कप, अगर आपका डिज़ायर साइज कप ज़्यादा है, 1 कप से ज़्यादा है, तो वो नहीं आ सकता। दूसरा, अगर आपके पास अपनी बॉडी में फ़ैट नहीं है तो फिर नहीं आएगा, ऑब्वियसली फ़ैट चाहिए हमें इसके लिए। एंड जो सिलिकॉन इम्प्लांट्स आर दे गिव यू मोर एनहांस्ड लुक, अच्छा डिज़ायर्ड लुक होती है, एकदम आपकी पूरी लुक बदल जाती है। सो हर दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आजकल आपके पास जो लड़कियां आती हैं तो वो क्या कुछ मतलब वो क्या चेंजेस चाह रही होती हैं, उनकी क्या डिमांड होती है, वो खुद के लिए क्या चाह रही होती हैं, वो अपने पार्टनर्स के लिए क्या चाह रही होती हैं? आजकल का ट्रेंड ज़्यादातर है स्लीक लुक में, चिजल जॉ लाइन, सही है। पहले थोड़ा सा होता था कि आपने फिल कर दिया और यहाँ से आप जोड़े अच्छा, हो गए। अभी दरमियान में एक ट्रेंड आया था जिसमें आपका थोड़ा हेल्दी फेस ही था हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने जब अपना इस तरह का लुक सामने लाया था तो काफ़ी लोग हैरान हो गए थे और सबको पसंद आई थी वो बंदी। एक्चुअली ये एक टेलर्ड अप्रोच है। आपको चाहिए कि आप दूसरों के लुक्स की तरफ मत भागें देख के, सेलिब्रिटीज़ को, सोशल मीडिया को। आप देखिए आपकी फीचर्स कैसे हैं, आपकी जो बॉडी हैबिट्स कैसी है, आप उस लिहाज से सोचें। आप अपने प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं या किसी के पास भी जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, और वो भी आपको इस डिसीजन में हेल्प करे। आइडियली तो एक अच्छा सर्जन या अच्छा डॉक्टर आपको उसी चीज़ में हेल्प करता है जो कि आपके लिए बेस्ट होती है। अगर आप पिक्चर्स लेके जाओगे, अगर उसके फीचर्स जोड़े हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। आपके अगर फीचर्स, आपकी बोन जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है, आपका फेस कटन चौड़ा नहीं है, जॉ लाइन नहीं है, आपके लिए वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। सो आप लेट यू एंड योर सर्जन मेक अ म्यूचुअल डिसीजन ऑन दैट। और एक अच्छा सर्जन अच्छा गाइड करता है आपको और ऐसी लुक आपकी चेंज करता है जो कि नेचुरल लगे। आपको कोई कह दे कि आपने सर्जरी कराई है तो मुझे लगता है कि उस सर्जरी का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पता लग जाए कि ये सर्जरी है, सो दैट इज़ अ मैजिक। आपकी आपने कुछ भी कराया है वो पता नहीं लगना चाहिए, आई गेस। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो मैंने लड़कियों वाला सवाल किया था, तो वो क्या डिमांड्स लेके आती हैं आपके पास? अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फेस की डिमांड होती है। समवन वांट्स के उनका चिजल जॉ लाइन हो, स्लीक हो। समवन वांट्स थोड़ा चबी हो, डिम्पल पड़े, ठीक है, डिम्पल प्लास्टिक अभी बहुत ट्रेंड है। फिर बॉडी में कुछ लोग चाहते हैं जिनकी ब्रेस्ट थोड़ी हैवी है, वो ब्रेस्ट रिडक्शन कराते हैं। कुछ लोगों की टॉसिस होती है प्रेगनेंसीज के बाद, तो दे वांट ऑगमेंटेशन विद मेस्टोपेक्सी, के आपको लिफ्ट भी मिले
और क्योंकि अकेले आपके ऑगमेंटेशन से लिफ्ट नहीं मिलता, यू हैव टू गो फॉर मैस्टोपेक्सी एज वेल। और बॉडी कंटूरिंग में लाइपोसक्शन, टमी टक, ममी मेकओवर्स, BBL डिफरेंट है, हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस, डिमांड डिफरेंट होती है। अच्छा, ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत ही एस्थेटिक बॉडीज़ होती हैं, और मतलब लोग उनको देख के गोल सेट करते हैं कि इस तरह की बॉडी चाहिए, और मतलब डिज़ायर रखते हैं कि इस तरह की बॉडी हमारी होनी चाहिए। तो क्या वो बॉडी होना एग्जिस्ट करती है कि हाँ आपकी खुद की भी हो सकती है उस तरह की बॉडी, मतलब बिल्कुल लीन सा लुक और मतलब प्रॉपर कर्व्स आपके शो हो रहे हैं? जी जी, बिल्कुल हो सकती है, एंड दैट्स अ मैजिक ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। और उसमें आप जिस तरह की भी लुक चाहते हैं। अच्छा, उसमें भी वैसे आप देख के बता सकती हैं कि किसका ओरिजिनल है और किसने ये करवाया हो सकता है? ऑब्वियसली अगर आपने लाइपोसक्शंस कराई हैं या हम्म। कुछ भी कराया तो उसके मार्क्स तो होते हैं, Okay. लेकिन हिडन एरियाज में होते हैं। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल बंदा आपको पहचान सकता है, हम्म। लेकिन प्लास्टिक सर्जन ऑब्वियसली दे कैन, ऑब्वियसली। Okay, ठीक है। अच्छा, बॉडी में क्या जो ब्रेस्ट है उसके अलावा भी कहीं पे इम्प्लांटेशन होती है? बटक्स में होती है, बटक इम्प्लांट्स होते हैं, और डिपेंड करता है, उसमें भी आप नहीं कर सकते हैं कि आप फैट ग्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे BBL है, और या आप इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटियल इम्प्लांट्स उनको कहते हैं, और दे आर ऑल्सो मेड ऑफ सिलिकॉन, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं। अच्छा, सिलिकॉन किसी का अगर किसी ने इम्प्लांट करवाया हुआ है और वो लीक हो जाए एंड देन वो कितना डेंजरस हो सकता है फिर? यूजुअली अभी जो न्यूअर जनरेशंस आ रही हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइनीज वन बिकॉज आई नेवर यूज दैट। जो न्यूअर जनरेशन अच्छे इम्प्लांट्स की है तो बहुत कम, बहुत ना होने के बराबर कभी रिपोर्ट हुआ है कि वो रप्चर हुए हों। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी कोहेसिव, प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक आम इंसान की बात करें कि एक नॉर्मल इंसान ने कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर कराया है और वही प्रोसीजर किसी एक्ट्रेसेस ने करवाए हों, तो उसमें क्या फ़र्क होता है? मतलब वो उस इंसान वो इस तरह का क्यों नहीं लग रहा होता जैसे वो एक हीरोइन या सेलिब्रिटीज़ जैसे लग रहे होते हैं? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी डीप क्वेश्चन। देखिए, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने आपको बताया, आपकी जेनेटिक्स, योर स्किन क्वालिटी, योर एज, योर लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सेलिब्रिटीज़ के लाइफस्टाइल होते हैं, दे आर डूइंग रेगुलर जिम्स, दे हैव गुड स्किन क्वालिटी, सम सेलिब्रिटीज़ डू हैव द हेरिडिटरी जेनेटिक्स उनके अच्छे होते हैं, एंड देन व्हेन दे गो फॉर द एनहांसमेंट तो वो और अच्छा लगता है। सही है। और नॉर्मल पीपल में भी जो ऑब्वियसली एक चीज़ एक शुरू से प्यारी हो, अच्छी हो, उसको आप और प्यारा निखारें हैं तो वो और अच्छी लगती है। सो डोंट फॉरगेट द जेनेटिक्स, डोंट फॉरगेट द लाइफस्टाइल, डोंट फॉरगेट द ईटिंग हैबिट्स, डोंट फॉरगेट द वे दे टेक केयर ऑफ देम। हमारी नॉर्मल आवाम तो बहुत स्ट्रेस लेती है, दे आर जस्ट सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस होता है, but they have a lot of opportunities to counter that, to cope with that stress. But हमारी normal जो ख़वातीन है, घर के, शोहर के, बच्चों के और इनके काम करती रहती हैं, they don't get time for themselves. So they expect कि आएँ प्लास्टिक सर्जन के पास और वो कराएं और बिल्कुल आपकी उस तरह का रिजल्ट आ जाए। तो आपने हर चीज़ को देखना होता है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू, हर औरत को मतलब कोई प्रोसीजर लिए तो उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि प्रोसीजर ले लिए तो बस ही हो गया। हर औरत को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, दिन में 1 घंटा निकालना चाहिए जिसमें वो एक्सरसाइज करे, अपनी थोड़ी डाइटरी हैबिट्स चेंज करे, तो निकालनी चाहिए, आई गेस। ओके। अच्छा, ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि फेयर स्किन होनी चाहिए, या वैसे अब तो ज़्यादातर लोग ग्लास स्किन पे शिफ्ट हो गए हुए हैं, तो अगर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की जाए तो वो कहते हैं कि ग्लास स्किन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी स्किन के रूटीन पे ही डिपेंड करता है, या फिर हाँ कोरियंस की क्योंकि शुरू से लेके अभी तक डाइट की होती है तो उनकी ग्लास स्किन होती है। आप मुझे बताएं कि क्या ग्लास स्किन एक एशियन बंदे की हो सकती है? देखिए, जैसे हर स्किन टाइप डिफरेंट है, जैसे फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स होती हैं, कोकेशियंस की अलग है, एशियंस की अलग है, कोरियंस की अलग होती हैं, तो ये जेनेटिक है। अगर आप जेनेटिक कोई चीज़ है जो हेरिडिटरी है, उसको आप किसी और एथनिसिटी के और आप उसको ले आएँ और आप उसको कहें कि ये आपका जो है बेंचमार्क है खूबसूरती का, स्किन का, तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपनी एथनिसिटी में देखें, आप इंडियंस को देखें, दे डोंट हैव द ग्लास स्किन, दे डोंट हैव द कोरियन स्किन, एंड दे डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज आप देखें कितनी भी अच्छी सेलिब्रिटीज़ हैं दुनिया में, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो अमेरिकन है, दे आर नॉट गोइंग फॉर द ग्लास स्किन, दे आर नॉट गोइंग फॉर फेयर स्किन,
वो कोई हमारे पाकिस्तान की तरह IV ग्लूटाथायोन इस तरह के इंजेक्शंस नहीं लगा रहे, बिकॉज दे नो दैट हेल्दी स्किन एंड क्लियर स्किन डज मैटर, कि अगर आपके दाने पिंपल्स ये चीज़ें नहीं मैटर करता है। अदरवाइज आप जो बेंचमार्क और खूबसूरती है वो अपनी एथनिसिटी के लिहाज से होना चाहिए। यू कैन नॉट गो फार बियॉन्ड किसी और कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में, और आप उनको अपना कंपैरिजन बनाओ, दैट्स नॉट राइट। आई डोंट थिंक सो। यू शुड गो फॉर क्लियर, यू शुड गो फॉर कोरियन स्किन और वाइट स्किन। जस्ट बी हेल्दी, हैप्पी, सेटिस्फाइड इन योर ओन स्किन। और वो क्लियर होनी चाहिए बगैर एक्नी मार्क्स के, ब्लेमिशेस के, दैट्स व्हाट मैटर। टाइट हो, अच्छी हो, बट डोंट गो फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वैसे भी आपने खुद ही बात कर दी है IV ड्रिप्स की और ग्लूटाथायोन की, मुझे बताइए ये कितने सेफ हैं? आप अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हैं वैसे? I don't know, this is very controversial, but I don't recommend. You will never see these IV whitening drips on my pages, on my social media handles, never ever. बिकॉज जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करती वो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। तो आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट गो फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज दे हैव सर्टन साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। और आप जो है ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखें, ये एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होती है जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। और बेसिकली सिर्फ मेलानिन आपकी स्किन में नहीं होता, जो कलरिंग एजेंट है वो आपकी आईज में होता है, वो आपके हर बालों में होता है, आपकी आईब्रोज में, आई लैशेस में, काफ़ी आपकी पूरी बॉडी में होता है। तो इट कैन डैमेज अदर मेलानिन ऑल्सो। इसके अलावा इनके बॉडीली साइड इफेक्ट्स भी हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट FDA अप्रूव्ड। और जो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जो आप खुद पे नहीं करेंगे। पेशेंट्स आर ह्यूमन, दे आर नॉट योर गिनी पिग्स, और कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं होते। आप अच्छा काम करें, क्वालिटी वाला काम करें और विदाउट साइड इफेक्ट्स करें, दैट आई थिंक सो दैट डज मैटर। ओके, एक इंसान अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो वो कितनी देर तक लास्ट करती है प्लास्टिक सर्जरी? डिपेंड करती है। अगर आपने फेस की सर्जरी कराई है तो आप 10 से 15 साल छोटे हो जाते हैं, 10 से 15 साल के लिए, अगर आप डीप प्लेन फेसलिफ्ट करा रहे हैं। और फिलर्स ऑब्वियसली हर 6 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड फिलर्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर इश्यूज एज वेल। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम को लगता है या दुनिया में कि फिलर्स जो आपका फेस लिफ्ट है वो 40-45 के बाद आपके फिलर्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उतना लिफ्ट नहीं दे सकते वो। और इनको लगता है कि जो फेस लिफ्ट सर्जरी वो महंगी है। अगर आप काउंट करें, कैलकुलेट करें कि अगर आप फिलर्स हर 3 से 4 महीने बाद फिलर्स करवा रहे हैं और आप इतने साल करवा रहे हैं, तो फेसलिफ्ट सर्जरी आपने एक टाइम करानी है जो 10 से 15 साल लास्ट करेगी, तो फिलर्स आपको महंगे पड़ेंगे हर लिहाज से। साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा पड़ेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। तो आई गेस एक काम कराओ, अच्छा कराओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, और लंबा चलेगा 10-15 साल के लिए आप टेंशन। अच्छा, तो फिर आपके पास मतलब अगर कोई अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने आता है तो कितनी सिटिंग्स उसको लेनी पड़ती हैं? दैट डिपेंड्स कि सर्जरी किस चीज़ की है। यूजुअली आपको जो सर्जरी के लिए बार बार सिटिंग्स की सेशंस वाला काम होता है ना, ये फिलर्स बोटॉक्स वगैरह का होता है, या एस्थेटिक फिजिशियंस ज़्यादा का काम होता है। फिलर्स जो सर्जरी है वो तो ऑब्वियसली वन टाइम थिंग होती है और काफ़ी 10-15 साल आपके निकाल जाती है। ऑलराइट, डिपेंड्स कि अगर आप फैट ग्राफ्टिंग नहीं करा रहे, फैट ग्राफ्टिंग को समटाइम्स रिजॉर्व हो जाती है, 60% हो जो स्टे करती है, तो आपको शायद अगर आपका दिल करे कि हमें थोड़ा सा और चाहिए फीलिंग, तो आप इसको रिपीट करा सकते हैं। ओके, अच्छा, फैट रिडक्शन पर अगर बात करें तो लोग ज़्यादातर कौन से पेशेंट आपके पास आते हैं? मतलब थाइस वाले आ जाते हैं, या जो टमी पे फैट होता है उसके लिए आ जाते हैं, या ये बाजू वाला? और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा पार्ट होता है जहाँ से रिडक्शन करनी होती है? फैट में डिफ़िकल्ट तो एज एन कोई पार्ट नहीं होता प्लास्टिक सर्जन के लिए, लेकिन ये है कि जो थाइस होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो थाइस होते हैं ना, वो थोड़ा सा ब्रूजिंग ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर मोर वेस्कुलर, ठीक है। और उनके हमारे मीडियल साइड पे जो थाइस के होते हैं, तो हमारी मेन वेसल्स जारी होती हैं, तो थोड़ा सा वो ब्रूजिंग वगैरह का चांस होता है। अदरवाइज वो भी चला जाता है अगर आपको एनाटमी का पता है, अगर आप सर्जन है, आपने देखा हुआ है एनाटमी को, तो आपको पता है कि कौन से एरियाज हैं, कौन से आपके एरियाज हैं जो आपने अवॉइड करने हैं, जहाँ बिल्कुल आपने नहीं करना। ठीक है, सर्टन एरियाज होते हैं पूरी बॉडी पे जिस पे आपने फैट लाइपोसक्शन नहीं करनी होती। ओके, ठीक है। तो अदरवाइज तो हम सारे टमी के, थाइस के, चिन के लाइपोसक्शन, और ये सेफ होते हैं, और ये भी मतलब लाइफ लॉन्ग चलते हैं, या इसके भी डिपेंड करता है आपकी अपनी ईटिंग हैबिट्स पे। अगर आप एक
फिर से नहीं बहुत ज़्यादा खा रहे, अगर अनहेल्दी अच्छा, लाइफस्टाइल वैसे ये नहीं है। सेफ है भी या नहीं है, मतलब It's अगर आप it's safe. You are in the safe hand. Certified surgeon से आप करा रहे हैं तो it's safe. कितना कॉस्ट करते हैं ये? That also depends on the area. मतलब जितना एरिया आप जा रहे हैं तो उस लिहाज से, क्योंकि आपका देखें उसमें आपकी ये सारी, अगर आप एरिया ज़्यादा हैं तो आपका OT टाइम, आपका एनेस्थीसिया टाइम, सब कुछ मेडिसिन यूज सब कुछ बढ़ जाता है, तो डिपेंड्स अपॉन द एरियाज। ओके, नहीं अगर एक आम इंसान डिज़ायर रखता है कि मेरी इस तरह की बॉडी होनी चाहिए या मेरी इस तरह की स्किन होनी चाहिए, तो क्या उसके बजट में भी आ सकता है ये? हाँ, डेफिनेटली इतना महंगा नहीं है, मतलब बाहर का देखो तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ट्रेनिंग ज़्यादा है सर्जन्स की, लॉट ऑफ पेशेंट्स, और कॉस्ट कम है। सो डिपेंड करता है, आप अपने सर्जन से बात करते हो, एक मिड वे कोई चीज़ आप निकाल लेते हैं जिसमें हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं विद बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एट द सेम टाइम। सो हमको इतने एक्सपेंसिव नहीं है, बस हम लगते हैं हमसे नहीं है नहीं। ओके। अच्छा, अभी अगर हम लोग बात करें एसिड अटैक की, तो वो भी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर के ऊपर एक बंदा एसिड फेंक गया था। तो एसिड अटैक पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो क्या उनकी भी स्किन ठीक हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू? एसिड अटैक ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। आई हैव टॉक्ड ऑन दिस। डिपेंड करता है आपका एसिड किस नौइयत का था, ठीक है। एसिड में भी टाइप्स होती हैं, मतलब केमिकल्स के अंदर आते हैं ना, उसमें आपके एसिड हैं, बेसिस हैं। एसिड में भी कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड है, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज करते हैं। सुपरफिशियल बर्न नहीं बल्कि वो डीप बर्न करते हैं। तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि एक्यूटली हमारे पास पेशेंट आया है या लेट आया है, ठीक है, मतलब क्रॉनिक मैनेजमेंट एंड एक्यूट मैनेजमेंट। और उस पर डिपेंड करता है कि आप का जो है सुपरफिशियल है या डीप है, सही है, तो इस लिहाज से मैनेज करते हैं। एक्यूटली हमारी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। जो क्रोनिक केसेस में अगर स्कार्स हैं तो हमारी मैनेजमेंट डिफरेंट है। स्कार्स के लिए हम स्कार थेरेपीज करते हैं, और समटाइम्स वी डू नैनो ग्राफ्टिंग, माइक्रो ग्राफ्टिंग एज वेल, फैट ग्राफ्टिंग। और इट डिपेंड्स कि एसिड किस तरह का था, उसने क्या डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस किया है, सो वी डील विद देम अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है। नहीं तो मतलब ये हो सकता है ना किसी ना किसी हद तक, या वो एब्सोल्युटली, अगर एक्यूटली हमारे पास आ जाए तो हम उसको उस लेवल तक पहुंचने से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं विद आर इनिशियल मैनेजमेंट्स। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है या पेशेंट लेट आया या बहुत डीप था, तो ऑब्वियसली वी कैन डू द ग्राफ्टिंग, फैट ग्राफ्टिंग, द स्किन ग्राफ्टिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफॉर्मिटी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। ओके। बॉडी पे कहीं पे भी स्कार्स हों तो वो भी रिमूव हो सकते हैं इजीली? हाँ, स्कार रिमूव हो जाते हैं, हम उनको प्राइमरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि स्कार का कौन सा, कैसी उसकी क्वालिटी है, प्लाइबिलिटी है, और कैसे हाइपर पिगमेंटेड है, हाइपरट्रॉफिक है। सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ बिग डिबेट ऑन दैट। ओके। अच्छा, जो फेस पे सर्जरी प्रोसीजर आप लोग करते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसी इंसान की बॉडी पार्ट में से स्किन लेते हैं, तो क्या वहाँ पे स्कार उसी तरह रह जाता है या वो हील करके उस पर स्किन वापस इस तरह आ जाती है कि पता भी नहीं चलता कि यहाँ से स्किन ली हुई थी? हाँ, हमें इतना भी बेवकूफ़ मत समझे कि हम एक जगह को पूरा करने के लिए दूसरी जगह को ख़त्म कर देंगे। ऐसे नहीं होता। हमको बहुत सुपरफिशियली लेते हैं, हम डर्मिस का पार्ट छोड़ देते हैं तो वो वापस रीग्रो कर जाती है जहाँ से हम लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से नहीं पता चलता। क्यूट क्वेश्चन बाय द वे। अच्छा, किस एज से ये प्रोसीजर स्टार्ट करवा सकते हैं इंसान जिसके लिए सेफ हो? व्हाट्स द लाइक सेफ एज? अच्छा, दिस इज़ अ डिबेट, ठीक है। जैसे हम प्लास्टिक सर्जन्स ने, हम देखते हैं कंजेनिटल इश्यूज भी हैं। अगर कोई यंग हमारे पास आता है, ऑब्वियसली आफ्टर 40s यू हैव टू, और समटाइम्स यू नीड, आपकी डिज़ायर है, समटाइम्स यू आर कंपेल्ड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ योर चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस। लेकिन यंग पेशेंट्स में भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनकी हेरिडिटरी होती है, जेनेटिक्स इस तरह की होती है कि उनके नेज़ोलेबियल फोल्ड डीपनिंग होती है, जाउलिंग होती है। सो आप ये नहीं कह सकते कि अब आपकी एज कम है तो हम आपको डिप्रेशन में रहने देंगे कि आपकी जाउल है, आप बूढ़े लग रहे हो। सो वी कैन डू द फेस लिफ्ट। सो इट्स अ टेलर्ड अप्रोच कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर बिल्कुल ठीक है, यंग है, सो आई काउंसल देम कि आपको ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होके लोग आ जाते हैं। हाँ, exactly. सो एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट को मतलब जज करता है, एग्जामिन करता है, आउटवे करता है कि इसके लिए बेहतर है कि नहीं। अगर उसको ज़रूरत है, अगर उसको जेनेटिक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एज कैसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको काउंसल करें,
और पाकिस्तान के मैंने भी देखा है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, दे गेट काउंसल्ड, अगर आप उनको बताओ समझाओ तो समझ जाते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि कोई इंसान बहुत खूबसूरत है और वो भी अपने आप में कुछ चेंजेस करवाने चाह रहा हो? बहुत बार, बहुत जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उनको खूबसूरत लगने का बहुत शौक होता है। मतलब एक ने इंसान ने एक पूरी लेवल देखा होता है ना जिंदगी में, सो वो उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहते होते। वो इतनी तारीफें मिलती हैं, इतना लोग अच्छा कहते हैं, तो ऑब्वियसली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स। कोई अपनी इस तरह नहीं करता कि कोई अपनी फिल्टर वाली पिक्चर दिखा के कहे कि जी मुझे ये वाला चेहरा चाहिए जो मेरा यहाँ पे आता है फिल्टर लगा के? नहीं, फिल्टर लगा के तो नहीं, बड़े अच्छे होते हैं, आगे साफ अपने विदाउट मेकअप पिक्चर दिखाते हैं और फिर जो उनका जैसा होना चाहते हैं वैसे दिखाते हैं। तो हम बैठ के, मेरी काउंसलिंग थोड़ी सी, जो कंसल्टेशन थोड़ी लंबी चलती है, तो हम एक म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचते हैं जो उसके लिए बेहतर है, जो वो चाहती है। हम उसको बैलेंस अप्रोच से चलते हैं, टेलर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं और फिर उस लिहाज से हम उनको डील करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ना राइनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन ये सब नाम बहुत सुने हुए हैं। अब कुछ लोगों को ना प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी डर लगता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो लोग जिनके लिए ये चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है, वो तो एक अलग केस है, लेकिन जिनको प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी डर लगता है, जिन लोगों ने ये नाम भी पहली दफ़ा सुने हैं राइनोप्लास्टी वगैरह के, तो ये क्या चीज़ होती है, इसका कैसे प्रोसीजर होता है, क्या ये सेफ़ होता भी है या नहीं? राइनोप्लास्टी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है अगर आपने नाक को चेंज कराना है। और आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, लिक्विड राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी, लिक्विड राइनोप्लास्टी और थ्रेड लिफ्ट, स्पेशली नेजल टिप को एलिवेट करने के लिए। अच्छा। जो थ्रेड लिफ्ट है आप बिल्कुल मत कराएं नेजल टिप के लिए, ठीक है। एक तो थ्रेड लिफ्ट की अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है। आप उसको डालेंगे, आप प्लेन्स खराब कर देंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा। आप उठाएंगे, थोड़ी देर बाद वापस नीचे ड्रोपी हो जाएगी। इसके अलावा एक्सट्रूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड नेवर गो फॉर थ्रेड लिफ्ट फॉर द नेजल टिप एलिवेशन। उसमें बाद में आपने जब राइनोप्लास्टी करानी होगी तो हमारे लिए, प्लास्टिक सर्जन्स के लिए प्रॉब्लम होती है। इतनी फाइब्रोसिस हो चुकी होती है कि प्लेन्स डिसाइड करना, अच्छा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। एंड अबाउट लिक्विड राइनोप्लास्टी भी आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि एक चीज़ 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद आपको करानी पड़ेगी। दूसरा, अच्छा, वो दोबारा करवाना पड़ता है? दे आर जस्ट पुटिंग द फिलर्स। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं। अगर आपका फिलर उस वेसल में चला जाए, अगर ना होने के बराबर भी चांस हो, या इन एनी केस भी, आई वुड रिकमेंड, इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज वो स्किन नेक्रोसिस हो जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ अगर हल्का सा हम्प है, उसको आप बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ वाले एरियाज पे, आप डोर्सम पे आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा वो टिप की एलिवेशन, या अगर आपकी जो वो लिफ्ट है, वो जो डोर्सम है, डोर्सल स्टैटिक लाइंस, प्रॉपर राइनोप्लास्टी, वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते फिलर से। अच्छा, क्या ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर होते हैं राइनोप्लास्टी का? राइनोप्लास्टी क्योंकि हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे भी, लोग अपनी अगर पिक्चर्स वगैरह अपलोड करें, जिन लोगों ने नोज़ जॉब वगैरह करवाई होती है, तो वो काफ़ी देर तक उनके नोज़ के ऊपर इस तरह बैंडेजेस वगैरह लगी होती हैं, देन उसके ब्रूसेस, इस तरह स्वेल्ड आइज, तो क्या ये सब प्रोसीजर होते हैं इसका? ब्रूजिंग और ये जो स्वेल्ड आइज है, डिपेंड करता है कि आपकी ओरिजिनल नोज कैसी थी, कितना ऑस्टियोटमीज करनी पड़ी, कितना हमें बोन को मूव करना पड़ा है, उस पर डिपेंड करते हैं। इन एनी केस भी ब्रूज आपका विद इन वीक चले जाते हैं। यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ मसाज। अगर आप वो देखते हैं जो आपने पहनना होता है ऊपर, वो भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों में स्वेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज इतना लंबा कोई भी नहीं चलाता, 1 वीक से ज़्यादा हम नहीं देते होते, अनटिल अनलेस देयर आर सम केसेस जिसमें आपको देना पड़ता है। और उसका रिजल्ट आने में विद टाइम जो स्वेलिंग खत्म होती है तो टाइम लगता है, लेकिन ऑब्वियसली एक बार रिजल्ट आता है तो दैट इज परमानेंट। ओके, एंड व्हाट्स लाइपोसक्शन? Liposuction is a procedure in which we use certain cannulas and the machine to suck out your fat. सही है। और उसमें ये फैट रिडक्शन में ही आता है? हाँ, ये फैट इन प्रोसीजर्स के नेम्स हैं? लाइपोसक्शन इज, या ऑब्वियसली इट्स फैट रिडक्शन में आप लाइपोसक्शन यूज कर सकते हैं, सही है। और सो कॉल्ड इंजेक्शंस, बट आई रियली डोंट रिकमेंड इंजेक्शंस। अच्छा, जो लोग डिसॉल्व करने के लिए, फैट डिसॉल्व हो जाएगा, इंजेक्शन लगेगा, आजकल जिम्स भी इस तरह की आई हुई है ना कि कुछ
कुछ इलेक्ट्रॉनिक किस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनको क्रायोथेरेपीज एटसेट्रा हाँ वो ठीक है, सेफ है वो सेफ है क्योंकि रिजल्ट ही हैं रिजल्ट? थोड़े क्या? से स्केप्टिकल रिजल्ट्स हैं ओके। you cannot match surgeries, you cannot match liposuction, you cannot हम्म match tummy tuck when it comes to reduction of your body or body contouring. You cannot. मतलब अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली तो वहीं पड़ी है ना. तो लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे बेचारे लोगों को लगा देते हैं, अब ये करें ये करें ये करें ये करें ये लगा लें इंजेक्शन, हज़ारों इंजेक्शन लगा लगा के हाँ रिजल्ट नहीं आता, टाइम ख़राब होता है उनका, मनी वेस्ट होती है, इतना प्रोसीजर्स में से गुजरना So पड़ता है. तो अब क्यों आप लोगों के साथ गलत करते हो? अगर एक पेशेंट की डिमांड है, उसको फैट लाइपोसक्शन चाहिए, तो आप क्यों उसको रेफ़र कर दे? इतने प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं अच्छे अच्छे आपके एरियाज़ में, आपके अब रेफ़र कर दो. आप क्यों बेचारों को लेके बैठे रहते हो? अच्छा, तो मैंने सवाल तो आपसे सारे पूछ लिए हैं एंड आई रियली होप सो कि हमारे जो ऑडियंस है उनको क्लियर भी हो गया होगा कि क्या चीज़ करवानी है, कौन सी चीज़ सेफ है और क्या आजकल के ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन लास्ट में मैंने आपके लिए रखा हुआ है रैपिड फायर, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ पूछूंगी, 2 चीज़ें पूछूंगी, 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने क्विक उसका आंसर देना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें से बेटर है, ठीक है? फिलर्स और फैट क्राफ्टिंग, फैट ग्राफ्टिंग, फिलर्स और फेस लिफ्टिंग, फेस लिफ्ट ऑब्वियसली, ओके, थ्रेड लिफ्ट और फेस लिफ्ट, फेस लिफ्ट, ओके, और थ्रेड लिफ्ट फॉर नोज और राइनोप्लास्टी। प्लीज़ राइनोप्लास्टी. अच्छा, राइनोप्लास्टी आपने पहले भी जवाब दिया था कि राइनोप्लास्टी इज़ मोर गुड रादर देन गो फॉर लाइक लिक्विड वन, राइट? या ओके, ओके, लाइपोसक्शन और इंजेक्शंस, लाइपोसक्शन. लाइपोसक्शन और टमी टक। डिपेंड्स आपकी एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है. लास्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग और सिलिकॉन इम्प्लांट। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप क्या डिज़ायर्ड साइज़ क्या चाहते हो. अगर वी हैव टू चूज़ तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी मज़ेदार डिस्कशन थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा. अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.